शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था। इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है। अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसे कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला के जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई।
कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ? सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरी पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के?
तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता, सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा, बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। कहाँ हो तुम? विनय एक अमीर आदमी है जो कि दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और वहीं दिया एक खूबसूरत लड़की है। दिया के पिताजी ने विनय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। विनय दिया के घर पहुंचता है। हाय अंकल जी। आओ बेटा आओ। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी दिया विनय को देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो विनय की तरफ बढ़ती है। लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। देखिए दिया जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की तुम जैसे साधारण से दिखने वाले आदमी से शादी करेगी? तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियां तुमसे पहले भी रिजेक्ट कर चुकी हैं, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंखों में आंसू लिए और बदले की भावना से विनय अपनी कार में बैठकर वापस आने लगता है। आज का दिन विनय बहुत ही गुस्से में कार चला रहा होता है। उसका फोन बजता है। विनय अपने फोन की तरफ देखता है कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रोड पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसकी कार से टकरा जाती है।
जिससे वो औरत चोटिल हो जाती है और वहीं रोड पर पड़ी होती है। विनय गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। बूढ़ी औरत उसके पास गिरे हुए एक कड़े की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो कड़ा ला कर दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। विनय जल्दी से पास रखे उस कड़े को बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी औरत उस कड़े को पहनते ही खड़ी हो जाती है, पर उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है। ये सब देखकर विनय कहता है, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपकी चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कार में जाता है, पर वापस आने पर विनय को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई देती। विनय हैरत में पड़ जाता है और फिर से कार में बैठकर दिया के घर वाली बात को याद करके अपने बदले के लिए सोचने लगता है और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस दिया से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। अचानक से विनय की नींद खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर विनय बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? याद है आज तुमने मेरी मदद की थी? पर मैंने तो उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, और तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं वही औरत हूँ। पर उस औरत को तो बहुत चोट लगी थी और आप यहाँ एकदम ठीक बैठी हुई हैं। फिर अचानक से वो औरत अपने भयानक चेहरा विनय की तरफ करती है और विनय उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं एक चुड़ैल हूँ और जो भी मुझे एक बार देख ले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मगर तुम अगर मेरी मदद ना करते और मुझे वो कड़ा ना देते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक खूबसूरत नौजवान बनने का वरदान दे दो। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद तुम सुंदर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर बनने के साथ साथ तुम्हें इस वरदान का एक और पहलू मिलेगा, तुम रात में राक्षस बन जाया करोगे। तुम मुझे सुंदर बना दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और विनय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन वीना के पास जाता है और उससे कहता है, वीना, आज मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बोलो भैया, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कहीं भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। भाई, कहाँ हो तुम? तभी वीना को अपने सामने किसी की परछाई बड़ी होती हुई दिखाई दी, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसको बड़े पत्थर से मारा गया। वीना लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसने विनय को अपने सामने पत्थर हाथ में पकड़े हुए देखा। उसने विनय से पूछा, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से बढ़कर था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसी के साथ ही वीना वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और वहां चुड़ैल आ जाती है और वीना की लाश पर अपना माया जाल फैलाने लग जाती है। और इसके बाद वीना की लाश एक कड़े में बदल जाती है। इस कड़े को पहनते ही तुम एक खूबसूरत नौजवान बन जाओगे और साथ ही साथ तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। दिन में तुम सुंदर नौजवान दिखोगे, पर रात होते ही तुम राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा ये कड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उस भूतिया दुनिया में चले जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस कड़ी को हमेशा अपने हाथ में ही रखूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनय उस कड़ी को अपने हाथ में पहन लेता है। एक तेज रोशनी के साथ विनय एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है और उस गुफा से बाहर आकर अपने आप को अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सिर्फ सबसे खूबसूरत आदमी ही नहीं, राक्षस भी हूं। 5 साल बाद विनय, जो कि अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और पुणे में नाम बदलकर अभी नाम से रहने लगा था। ये बात एक शाम की है।
जिस कंपनी का मालिक अभी था, उस कंपनी के मैनेजर ने उससे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। अभी ने मैनेजर से उस लड़की का नाम पूछा। सर, उस लड़की का नाम दिया है। बुलाओ उस लड़की को, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा उसका। अगले दिन इंटरव्यू के लिए दिया को अभी के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिया अभी के केबिन में जाती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। आज फिर से 5 साल बाद अभी के सामने दिया खड़ी होती है। अभी दिया की तरफ बदले की भावना से देखता है। आप जॉब के लिए सेलेक्ट होती है, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। पर सर, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें केबिन में आते हुए ही देखकर समझ लिया था कि तुम मेरे और इस कंपनी के कितने काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। फिर धीरे धीरे अभी दिया को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसे घुमाने के लिए कई सारी अलग अलग जगहों पर ले जाने लगता है। अभी दिया को कॉल करके खुद के घर पर रात को बुलाता है। रात को दिया अभी के घर जाती है। दिया अभी के घर के बाहर खड़ी होती है। तब वो डोरबेल बजाती है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे पीछे कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर पार्क में कुछ तो था, जिससे वहां पर लगे हुए सभी झूले अपने आप ही चल रहे थे। दिया उन झूलों को गौर से देख ही रही होती है कि अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अभी एकदम से दिया के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अरे अभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। वाओ, अभी तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया, क्या बात है। चलो केक कट करते हैं, आज मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ लेने के लिए अभी अंदर जाता है। दिया देखती है तो अब तक रात के 12 बज चुके थे। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। दिया, तू अब नहीं बचेगी, मैं तुझसे मेरा बदला लेने आया हूँ। दिया इन सब डरावनी आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है जो ये सब गंदा मजाक कर रहा है? अभी क्या ये आप हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हो रही बारिश, कड़कती हुई बिजली और भेड़ियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावनी बना रहे थे। डरी सहमी दिया अभी के कमरे में जाती है और वहां जाते ही उसने जो देखा उसके पैरों से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उस कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उस राक्षस की नजर उसकी तरफ ही होती है। क्यों डर गई क्या? यहाँ तो एक सुंदर नौजवान अभी था ना, वो कहाँ गया यही सोच रही हो ना? तुम कौन हो और बताओ अभी कहाँ है? तुमने उसके साथ में क्या किया है? मैं ही अभी हूँ और मैं ही विनय भी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी और विनय दोनों कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि विनय तो कई साल पहले ही मर चुका है। उस राक्षस ने दिया की बात सुनकर बहुत जोर से एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर दिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बेहद डर जाती है। तो नहीं जानती कि मैंने तेरे लिए बलि दी है और राक्षस बनके तुझे मारने आया हूँ। फिर वो राक्षस अपनी उसी भयानक आवाज से शोर करने लगता है, जिससे घर के सभी कांच टूटने लगते हैं और सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती है। वो राक्षस अब और जोर से आवाज करने लगता है, जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है, मानो कि जैसे भूकंप आ रहा हो। अब काफी भारी भारी चीजें भी दिया के ऊपर गिरने लगती है, जिन सब से वो जैसे तैसे बच रही होती ही है कि पीछे से छत का एक बड़ा हिस्सा दिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और इन सब से थोड़ा दूर महफूज जगह पर ले जाता है। दर्द से कराहती हुई दिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं वीना हूँ, विनय की सौतेली बहन। कुछ साल पहले विनय ने मुझे एक गुफा में ले जाकर धोखे से मार दिया और मेरी बलि एक चुड़ैल को चढ़ा दी थी, क्योंकि वो शक्तियाँ और खूबसूरती पाना चाहता था, जिसके लिए उसे बलि देनी थी। पर मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? उस राक्षस की शक्ति उसके हाथ में पहने हुए कड़े में है। अगर किसी भी तरह से वो कड़ा उसके हाथ से उतर जाए तो वो राक्षस इस दुनिया से भूतिया दुनिया में चला जाएगा। तभी राक्षस वहां आ जाता है और दिया पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वीना की आत्मा को देख नहीं पाता। फिर वो दिया को हवा में उड़ाकर उससे कहता है, घमंडी औरत, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज आती है, मैं बचा सकती हूँ। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है, क्योंकि उसके सामने वीना की आत्मा होती है, जो कि अब उस राक्षस को दिखाई भी दे रही थी। और वीना की आत्मा उस राक्षस को अपने काबू में किए हुए थी।
तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। याद है ना, मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगी। दिया, तुम इसके हाथ से वो कड़ा निकालो, ये वहीं मर जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। दिया, अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो फिर से ये शक्तिशाली हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए मारो इसे, निकालो इसके हाथ से वो कड़ा। दिया उस राक्षस के पास जाने लगी कि तभी उस राक्षस ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर वीना के काबू से खुद को छुड़ा लिया और वीना पर हमला करने लगा। वीना की आत्मा अब उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगी थी कि तभी दिया ने उस राक्षस का ध्यान खुद की ओर करवा लिया, जिससे कि कुछ देर के लिए वो राक्षस भटक गया और वीना को एक आखिरी बार उस राक्षस को काबू में करने का मौका मिल गया। दिया ने जैसे ही उस राक्षस का कड़ा उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ वीना के काबू से निकालकर दिया का गला पकड़ लिया। पर दिया ने भी उसका कड़ा नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद वीना ने दिया को जोर से धक्का दिया, जिससे राक्षस का कड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो राक्षस इस दुनिया से निकलकर उस भूतिया दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया रोने लगी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बलि दी थी, तुम्हें बचाकर अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। फिर वीना की आत्मा एक रोशनी के साथ चली जाती है। एक औरत जिसका नाम नीलू है, वो अपनी शादी का एल्बम देख रही है और रो रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों हुआ? देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पुलकित था ही ऐसा, बस तू अब खुद को समझा। दरअसल नीलू और उसके पति पुलकित का डिवोर्स हो चुका था और उसे एलिमनी के रूप में पुलकित का घर मिला था। चल बेटा, तैयार हो जा, कल घर भी जाना है तुझे। अपने भाई कार्तिक को भी ले जा कुछ दिनों के लिए अपने साथ में, मोना का भी थोड़ा मन लग जाएगा। अगले दिन नीलू अपनी बेटी मोना भाई कार्तिक के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। नीलू ऑफिस चली जाती है और कार्तिक गेम खेलने में लग जाता है और मोना भी उसके पास ही होती है। तभी घर में मोना को कुछ आवाज आती है। मामा जी, ये कैसी आवाज है? लेकिन कार्तिक तो गेम खेलने में मशरूफ था और वो मोना पर ध्यान ना देते हुए उसका कोई जवाब ही नहीं देता और अपनी गेम में ही खोया रहता है। इसलिए मोना उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कौन है वहाँ? उस समय मोना के पीछे एक काली भयंकर सी परछाई आ जाती है जो हवा में उड़ रही थी, लेकिन मोना इस बात से बेखबर थी और धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और उसके एकदम पीछे आकर गायब हो जाती है। तभी वहां पर मोना की नजर एक रुमाल पर पड़ती है जो कि उसके पापा का रुमाल था। मोना रुमाल को उठा लेती है और रोने लगती है। आई लव यू पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मिस यू पापा। और तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी से पानी टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अलमारी के आंसू निकल रहे हैं। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वहां पीछे उसी की उम्र की एक बच्ची खड़ी थी। मोना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम कौन हो? मेरा नाम परी है। वो बच्ची बहुत ही गंभीर भाव बनाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बताना मत किसी को, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। चलो आओ, अब हम हाइड एंड सीक खेलें। हाँ चलो, हाइड एंड सीक तो मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, तुम स्टोर रूम से बाहर जाओ, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। मोना बाहर चली जाती है और आंखों पर हाथ रखकर काउंटिंग करने लगती है। परी छुपने जाती है और मोना उसे ढूंढने लगती है। मुझे पता है परी, तुम जरूर यहाँ छुपी होगी। तो वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी को थोड़ा सा खोलती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी अलमारी में उसे डरावनी चमकीली आंखें दिखाई देती है जो देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। मोना तो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने मामा कार्तिक के पास चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और शाम को नीलू के आने पर मोना उसे सारी बात बताती है। बेटा, जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तेरे मामा भी तो हैं इस घर में तेरे साथ।
पर सच में उसमें कुछ था मम्मी। कुछ भी नहीं है वहाँ, मैंने खुद से चेक कर लिया है। वहीं उनके पीछे परी खड़ी थी, जो कि इन सब की सारी बातें सुन रही होती है और मोना की नजर परी पर पड़ती है। मोना उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन परी अपने होठ पर उंगली रखकर उसे गंभीर भाव के साथ उसे अपना सर नाव में हिलाते हुए मना कर देती है और मोना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन भी परी अकेले में मोना से मिलने आती और उसके साथ रोज छुपन छुपाई खेलती। 2 दिनों में अचानक से मोना की तबीयत बिगड़ने लगती है। आए दिन उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और नीलू उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाती है। एक दोपहर में मोना बेड पर सोई हुई थी, तभी मोना, चलो अपनी दवाई खा लो। मामा मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है। और मोना अचानक से उठकर भाग जाती है और भागते भागते स्टोर रूम में पहुंच जाती है। कार्तिक भी उसके पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है और देखता है तो मोना वहां नहीं है। मोना, तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम उस अलमारी के पीछे छुपी हो, चलो आओ। और तभी सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी के पीछे से मोना निकलती है, जो बदली सी दिख रही थी। मामा छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं ये दवाई खा लूंगी। ठीक है, चलो तुम छुप जाओ जाकर। और मोना कहीं जाकर छिप जाती है। कार्तिक उसे बहुत खोजता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और तभी उसे किचन की अलमारियों से कुछ भयानक सी आवाज आती है। ये क्या था? उसे मोना वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? वो मोना के पास जाने लगता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस अलमारी के शीशे पर पड़ती है, जो देखकर कार्तिक भौचक्का रह जाता है। वो शीशे में देखता है तो उसे वहां मोना नहीं दिखती, पर उसे उसके सामने खड़ी हुई मोना तो दिखाई दे रही थी। वो फिर से एक बार शीशे की तरफ देखता है तो उसे अभी भी मोना की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देती। वो डर जाता है और डर कर सामने देखता है तो अब वहां भी मोना नहीं होती। कार्तिक अलमारी के पास जाता है और जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कोई उसका हाथ अपनी तरफ अलमारी के अंदर खींच लेता है और वो जोर से मोड़कर बिल्कुल उल्टा कर देता है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद अब नीलू घर आती है तो उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करवाती है। इसी बीच वो अपने घर के बाहर एक औरत को नोटिस करती है, जो कि शायद उसी के घर में नजर बनाई रखी थी। नीलू को उस औरत पर शक आता है। इसके बाद से नीलू के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। एक रात नीलू सोई हुई थी तो उसे अपने बेड के नीचे से गहरी सांस लेने की तेज आवाजें आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस ऊपर उठती है उसके सामने मोना बैठी थी। नीलू अचानक उसे ऐसे बैठा देखकर चीख मारती है। मोना, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मोना चुपचाप आंखें फाड़कर बैठी रहती है। नीलू उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो मोना बहुत डरावनी तरह से हंसने लग जाती है। पागल हो गई है, हंस क्यों रही है? चल अब यहीं सो जा। तो मोना वही नीलू के साथ सो जाती है। कुछ ही देर में मोना उठकर जाने लगती है। तभी नीलू उसका चुपके से पीछा करती है और देखती है कि मोना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। फिर मोना उस अलमारी में जाकर अलमारी को बंद कर लेती है। कुछ देर तक मोना बाहर नहीं आती तो नीलू अलमारी खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो चिल्लाती है। अलमारी में कार्तिक की लाश पड़ी थी और मोना उसके पास बैठी थी। मोना, बाहर आ, तूने बताया क्यों नहीं? मामा छुपे हुए हैं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम भी छुपन छुपाई खेले मम्मी। नीलू बहुत परेशान थी और दुखी भी। अगले ही दिन नीलू की माँ भी आ जाती है और कार्तिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। नीलू को पता लगा था कि मोना काफी बदली हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। मोना बेटा, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मुझे छुपन छुपाई खेलना है, खेलो मेरे साथ। ये लड़की भी ना हर वक्त बस छुपन छुपाई के पीछे पड़ी रहती है। बेटा खा ले फिर खेल लेना। ए बुढ़िया, तू खेलना मेरे साथ। मोना की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोना कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। नीलू उसे डांटती है, जिससे मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो सारे सामान और बर्तनों को यहाँ वहां पटकने लग जाती है और तभी
नीलू को मोना के चेहरे में अपने पति का चेहरा दिखाई देता है। माँ देखो इसे क्या हो गया है, ये तो पुलकित जैसी लग रही है। समझ में नहीं आता, छुपन छुपाई खेल मेरे साथ वरना। नीलू डर के मारे हाँ कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, बड़ी हसीन हो, मेरी जान हो। किधर छुपी हो? तुम चाहे जितना भी छुप लो, मुझसे नहीं बच पाओगी। नीलू एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। ये बात तो पुलकित बोला करता था, लेकिन मोना ये सब क्यों बोल रही है? तभी मोना पर्दे के नीचे से हाथ डालकर नीलू के पैरों को सहलाने लग जाती है। कितने नाजुक पैर हैं। पुलकित तू तो मरेगी अब। इतना कहकर वो नीलू के ऊपर कूदकर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे से नीलू की माँ आकर उसका बचाव करने लग जाती है। मोना अब नीलू की माँ पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। बीच बचाव में नीलू की माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है। नीलू की माँ नीलू के पास आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीलू बहुत जोर से चिल्लाती है और डर से सदमे में आ जाती है और रोती रहती है। तभी वहां पर वही औरत आती है जो उस घर पर नजर रखा करती थी। तुम? मैं रिया हूँ। तुम हम पर नजर क्यों रख रही हो? सब कुछ बाद में बताऊंगी। तुम अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। रिया वहां से नीलू के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मोना आ जाती है। किधर जा रही हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलो। पुलकित छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बेटी है। वही नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया कौन थी और ऐसे बात क्यों कर रही थी। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो और अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो ही जाने दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाते, इसीलिए उन्हें छुपन छुपाई खेलना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही डरे हुए छुप जाते हैं लेकिन बहुत जल्द ही मोना उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को हवा में उठाकर यहाँ वहां पटकने लगती है। दोनों को काफी गंभीर चोट आ जाती है। तभी रिया मोना का ध्यान भटकाने लगती है। पुलकित मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी मोना के शरीर से पुलकित की आत्मा निकल जाती है और वो बिल्कुल रिया के मुंह के पास जाकर जोर से चीख मारती है और रिया अपने हाथ से धीरे से नीलू को अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाने के लिए इशारा कर देती है। वही रिया पुलकित की आत्मा को बातों ही बातों में किचन के पास ले जाती है और माचिस जलाकर अपने साथ घर को भी आग लगा देती है। दरअसल उसने पहले ही गैस को लीक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला था। पुलकित की लाश उसी अलमारी में रखी हुई थी और उसकी लाश जल जाने के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां से चली जाएगी। वही नीलू ये सब देखती ही रह जाती है और कुछ दिन बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि रिया ने ही पुलकित को मारा था क्योंकि पुलकित उसे बहुत परेशान करने लगा था। रिया ने पैसों के लिए पुलकित से प्यार किया था लेकिन पुलकित उसे वाकई में पसंद करने लगा था और वो रिया को उसके साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलकित से बात करने के लिए इसी घर में आई थी लेकिन इसी बीच उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिससे पुलकित मारा गया था। उस तूफानी रात के एक फोन कॉल के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिंदगियां बदल गई थी लेकिन आज तक सच्चाई का किसी को भी पता नहीं लगा है। घर में थोड़ा अंधेरा भी था और बिल्कुल सन्नाटा। तो समायरा को ये चीज थोड़ी अजीब लगी क्योंकि रोजाना ऐसा नहीं होता था। फिर उसने सोचा कि शायद बच्चे सो रहे हैं इसलिए पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। इसके बाद समायरा टीवी देखने लग गई। 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद समायरा ने मिठाई खाने का सोचा। वह जैसे ही उठी तो उसे सीढ़ियों पर जहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। वो पलके तक नहीं झपका रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हेलो जेरी, तुम कैसे हो? नींद पूरी हो गई? आओ तुम्हें मिठाई दूं। जेरी कुछ नहीं बोला और एकटक समायरा की तरफ देखता रहा। क्या हुआ जेरी बेटा, नीचे आ जाओ। और जेरी यूं ही सीधा खड़ा रहा। उसने तेज चीख मारी और सीधा खड़ा अचानक नीचे की तरफ गिर गया। ऐसा लगा
मानो उसने ऐसा जानबूझकर कर दिया था। समायरा जोर से चिल्लाई। वो भागकर उसके पास गई, तभी अचानक जहरी वहां से गायब हो गया। समायरा के पसीने छूटने लगे। उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी। वह खुद के चेहरे पर थप्पड़े लगाने लगी। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए इस कहानी को ठीक से समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। सिद्धार्थ और मीनाक्षी को पूरा शहर जानता था, क्योंकि वे अपने बिजनेस में काफी सफल हो चुके थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपने बिजनेस में काफी सफल हो गया था। मीनाक्षी घर पर ही रहती थी और सिद्धार्थ बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाता था। परिवार की बात करें तो उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, लिली और जेरी। मीनाक्षी, मुझे अब बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरे साथ आओ। वो तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन बच्चों को कौन संभालेगा? अरे हम इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम बेबी सिटर रख लेंगे, बाकी सब नौकर तो है ही। ठीक है, पर इस छोटे से शहर में बेबी सीटर मिलना भी तो मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। उन्होंने हर अखबार में बेबी सिटर की वैकेंसी की ऐड छपवा दी थी। तो एक दिन समायरा नाम की 21 साल की एक लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, जो दिखने में ही काफी गरीब लग रही थी। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी दुखी लग रही थी। गार्ड ने उसे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह हाथ जोड़कर गार्ड से विनती करने लगी। साहब जाने दो ना, मैं काम के लिए आई हूँ। नहीं है जरूरत, चल निकल। तभी अंदर गार्डन में खड़ी मीनाक्षी उसे देख लेती है। उसकी परमिशन से समायरा घर के अंदर आती है। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तो क्या करती हो तुम, और पापा क्या करते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ मेम साहब, और पापा। समायरा बोलते बोलते अचानक रुक गई। क्या हुआ, बोलो। पापा जेल में है। क्यों, क्या क्राइम किया था? चोरी के आरोप में मैडम। देखो, मैं एक चोर की बेटी को नौकरी पर नहीं रख सकता। समायरा हाथ जोड़कर रोने लगती है और उनसे विनती करती है। ऐसे मत करो साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मेरा बाप चोर है, मैं नहीं। हाथ जोड़कर विनती है साहब। उसकी हालत देखकर उन दोनों को दया आ जाती है और आखिरकार उसे इस बेबी सिटर की नौकरी पर रख लिया गया। समायरा ने सोमवार से शनिवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक बेबी सिटर की नौकरी शुरू कर दी थी। उसे वहां अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना पीना भी मिलता था। समायरा इस नौकरी से काफी खुश थी और वो पूरी लगन के साथ नौकरी कर रही थी। वो दोनों अपने काम में बेहद बिजी थे। उन दोनों के पास संडे के अलावा बच्चों को संभालने का वक्त नहीं मिलने वाला था। अब सिद्धार्थ और मीनाक्षी मिलकर बिजनेस संभालने लगे। एक दिन सिद्धार्थ के घर उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोमिल अपनी शादी का कार्ड देने आता है। वह समायरा की पूछताछ करने लगता है। यार ध्यान रखना, आजकल ये घर के नौकर ही घर वालों को लूट लेते हैं। अरे इसका बाप तो चोर है, मैंने तो मीनाक्षी से पहले ही कहा था, पर वो माने तब ना। कमाल है, तुम तो बड़े रिस्क टेकर हो। अपने गले में पहले ही मुसीबत डाल के बैठे हो, संभल कर रहना इससे। खैर अब तक सब ठीक चल रहा था। तो संडे का दिन था। आसमान में बादल छाए हुए थे। अभी दोपहर होने को ही थी कि अचानक बरसात शुरू हो गई। समायरा अपने घर पर ही थी। तभी समायरा का फोन बजा। अरे मीनाक्षी मैडम का कॉल। आज तो वो रोमिल साहब की शादी से वापस आए होंगे। उसने फोन उठाया और बात की। समायरा, आज हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो आज तुम बच्चों की देखभाल के लिए आ जाओ। लेकिन मैडम आप आज ही तो शादी से वापस आए हैं और आज संडे भी है। हाँ, काम भी अचानक से आ पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पे कर दूंगी। वो बात नहीं है मैडम, पर मैं कैसे आऊँ? बाहर तो इतना तूफान आ रहा है और आपका घर भी इतनी दूर है। तुम बस तैयार रहो, तुम्हारे साहब तुम्हें घर से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ छोड़कर हम काम पर निकल पड़ेंगे। तो समायरा जल्दी से घर के काम निपटा कर तैयार हो गई और आधे घंटे में सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गया। वो समायरा को अपने घर ले आया। समायरा, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। खाने का सभी सामान किचन में रखा है और रोमिल की शादी की मिठाई भी रखी है, खा लेना। ठीक है मैडम। मैं और सिद्धार्थ 3 या 4 घंटे में घर आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे साहब तुम्हें घर पर छोड़ आएंगे। मैडम, आज ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए सिद्धार्थ ही तुम्हें लेने आए थे। तो इसके बाद मीनाक्षी और सिद्धार्थ वहां से निकल जाते हैं। वापस से आज का दिन। अब तक समायरा बहुत डर चुकी थी। तभी उसे किचन में बर्तन और पानी की आवाज आने लगी। अब ये किचन में बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है कोई बिल्ली आ गई है। वह किचन की तरफ जाने लगी तो समायरा ने देखा कि किचन में शेल्फ के ऊपर चढ़कर लिली सिंक के पास बैठी थी और बर्तन धो रही थी। समायरा को लिली की पीठ दिखाई दे रही थी।
उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। सिर्फ पानी और बर्तन की आवाज आ रही थी। अरे लिली, ये काम तुम क्यों कर रही हो बच्चे? तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? लेकिन लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा और नजदीक गई तो देखा कि नल में से पानी की जगह खून बह रहा था। और जैसे ही लिली ने उसकी तरफ देखा, लिली का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे जेरी का था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें एकदम फटी हुई थी। चेहरे पर पूरा गुस्सा था। समायरा का दिल मानो गले में आ गया। अचानक से पीछे हट गई और दीवार से टकराई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी लिली ने खून से भरा एक गिलास समायरा के चेहरे पर फेंक दिया और समायरा पूरी खून से लथपथ हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से हिल सके। वो आंखें बंद करके सिर्फ चिल्लाती रही कि तभी एकदम शांति छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर लिली थी, ना ही कोई बर्तन और ना ही उस पर कोई खून। समायरा के साथ ये सब क्या हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था। समायरा उस घर से जाने का सोच ही रही थी, लेकिन वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर थी। फिर उसने खुद को शांत किया और वापस जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसे ऊपर से किसी के भागने की आवाज आने लगी। मुझे लगता है इस घर में कोई चोर घुस गया है। जेरी और लिली के कमरे ऊपर थे और सिद्धार्थ और मीनाक्षी का एक कमरा ऊपर भी था और नीचे भी। वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। तभी उसे जेरी भागते हुए दिखाई दिया। वह भागते हुए अपने कमरे में चला गया। जेरी, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ बच्चे। लेकिन जेरी ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और समायरा लिली के कमरे में चेक करने के लिए गई। उसने देखा कि वो कमरा बिल्कुल खाली था तो वो हैरान हो गई क्योंकि मीनाक्षी मैडम कहकर गई थी कि लिली सो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने भाई जेरी के कमरे में सो रही होगी। वो दोबारा से जेरी के कमरे की तरफ गई और इस बार वो कमरा खुल भी गया, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वो बाथरूम में चेक करने के लिए गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का भयानक नजारा देखकर वो हिल गई। वो जोर से चिल्लाई। बाथरूम में लिली और जेरी पानी वाले टब में डूबे हुए थे। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली हुई थी। चेहरे पर वही भाव थे जो थोड़ी देर पहले समायरा ने देखे थे। इसका मतलब जो उसने देखा वह सच्चाई भी थी। वो लिली और जेरी के भूत ही थे। तभी उसने कांपते हुए हाथों से मीनाक्षी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने सिद्धार्थ को फोन किया और उसका भी फोन बंद था। वह बहुत डर गई। अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो वो भागने की आवाज किसकी आ रही थी? कहीं उनका कातिल यही तो नहीं छुपा हुआ? हे भगवान। समायरा ने जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बात बताई। पुलिस के आने से पहले वो सिद्धार्थ और मीनाक्षी के कमरे में चेक करने गई और उसने हाथ में एक डंडा और टॉर्च लिया हुआ था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। उसे लगा कि कातिल को देखते ही वो उस पर डंडे से वार करेगी। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और मीनाक्षी का कमरा खोला, उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाई। सिद्धार्थ और मीनाक्षी वहां बेड पर पड़े थे। उन दोनों के मुंह से झांक निकल रहा था। उनकी भी आंखें बिल्कुल वैसे ही खुली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डर से कांप रही थी। ये दोनों भी मर चुके हैं तो अभी दोपहर के वक्त सिद्धार्थ साहब मुझे कैसे लेने आए? वो पूरी तरह से उलझ गई थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। समायरा एकदम चौकन्नी हो गई। समायरा ने एक हाथ में अपना टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ में डंडा जोर से पकड़ लिया। तभी वह दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया और वहां सामने पुलिस खड़ी थी। समायरा ने सारी बात पुलिस को बताई कि वो उस घर में एक बेबी सीटर का काम करती है और आज संडे के दिन मीनाक्षी ने उसे फोन किया था क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और आज वो बच्चों को देखने आई थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर उसका फोन चेक किया। उसके फोन में मीनाक्षी के फोन से बात हुई थी, ये तो सच था, लेकिन पुलिस को उस पर शक होने लगा कि उसी ने इन सब का कत्ल किया है क्योंकि समायरा के पापा चोर थे। परिवार की हिस्ट्री भी ऐसी थी जिसकी वजह से समायरा की बात पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर मैंने ऐसा किया होता मैं आपको फोन क्यों करती? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन दुर्भाग्य से सीसीटीवी बंद थे। वो पहले से ही बंद कर दिए थे। पुलिस को विश्वास हो गया कि समायरा ने ही कैमरे बंद किए होंगे। कुछ दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया जिससे पता लगा कि उन सब की मौत जहर से हुई है और ये जहर एक मिठाई में था।
समारा ने उनको बताया कि इस हादसे के एक दिन पहले वो अपने दोस्त रोमिल की शादी में गए थे और वहीं से मिठाई लाए थे। छानबीन में पता लगा कि रोमिल ने उन्हें जहर वाली मिठाई दी थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ और उसके परिवार को खत्म कर देना चाहता था। क्योंकि सिद्धार्थ और मीनाक्षी की मौत के बाद वो पूरे का पूरा बिजनेस हड़प सके, वो उनकी तरक्की से काफी जलता था। पुलिस ने समारा को छोड़ दिया था, अब वो सुरक्षित थी और इस केस का मुजरिम रोमिल जेल में था। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक किसी की आहट से उठकर बैठ गई। उसे जोरों से प्यास लगी थी। पानी लेने के लिए निधि अपने बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे एक साया नजर आया। निधि ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? कोई है क्या? मगर वापस पलटकर कोई जवाब नहीं आया। निधि के रोंगटे खड़े होने लगे थे। कुछ ही पलों में वो साया निधि के नजदीक खड़ा हुआ था। उस साया के भयानक रूप को देखकर निधि की एक जोरदार चीख पूरे हॉल में गूंज गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई। निधि और निखिल कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। निधि ने निखिल को कई बार शादी के लिए फोर्स किया, मगर निखिल हमेशा उसे टाल देता था। एक दिन निधि ने गुस्से में निखिल से कहा, निखिल, कभी कभी तुम मेरी समझ से बाहर हो जाते हो। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है निधि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें निखिल? ये बात बोलते बोलते तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादी मेरे पेरेंट्स कहीं और कर देंगे। ऐसा मत करना निधि, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है निखिल तो तुम्हें मुझसे इसी हफ्ते शादी करनी होगी। निधि की बात सुनकर निखिल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर निधि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। निधि के परिवार वालों को निखिल पहले से ही पसंद था। निखिल और निधि की धूमधाम से शादी हो गई। निखिल का बंगला सुनसान जगह पर था। निधि ने जब पहली बार उस बंगले को देखा तो उसने निखिल से कहा, निखिल, बंगला तो बहुत खूबसूरत है, पर तुम इतने सुनसान एरिया में रहते कैसे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कोई बात नहीं निधि, अब तो तुम आ ही गई हो, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। निधि की सास ने निधि को बहुत सारा प्यार दिया। निखिल के घर की नौकरानी पूजा भी निधि का बहुत ख्याल रखती थी। दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। आपको कुछ भी काम हो या जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं वो कर दूंगी। शुक्रिया पूजा, तुम भी काफी अच्छी हो। शादी को 3 महीने कब बीत गए निधि को पता ही नहीं चला। निखिल हर सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को लौट कर आता था। निधि की जिंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। मगर एक दिन जब निखिल घर आया तो उसके साथ एक नई लड़की थी। निधि ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम कौन हो? जी, मेरा नाम रीना है। मैं आपके घर काम करने आई हूँ। ये हमारे घर की नई नौकरानी है। पूजा कहाँ गई? पूजा काम छोड़कर चली गई क्या? उसने काम क्यों छोड़ दिया? वो तो यहाँ बहुत खुश थी। अरे बाबा, इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। हाँ, वो चली गई। उसे गांव जाना था इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। निधि ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर उसने देखा कुछ दिनों बाद रीना भी वहां से चली गई और उसके घर में तीसरी नौकरानी आ गई। निधि को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने अपनी दिल की बात निखिल से कही, तुम्हारे घर में नौकरानियां 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती क्या? अरे यार, ये बंगला थोड़ा सुनसान इलाके में है। हो सकता है वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो, इसलिए चली गई हो। तुम चिंता क्यों करती हो? चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो चला सोने। इतने कहकर निखिल सोने के लिए वहां से चला जाता है। एक रात की बात है, जब निधि और निखिल दोनों ही अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में काफी अंधेरा था क्योंकि तूफान की वजह से घर की लाइट जा चुकी थी। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, जिससे काफी बिजलियां कड़क रही थी और तूफान का बहुत शोर भी हो रहा था, जिससे निधि नींद से जाग जाती है और निखिल को अपने साथ सोया हुआ देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट से वो सो नहीं पा रही होती और वो अपनी आंखें फिर से खोलती है। उस समय कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी एक बिजली की रोशनी आती है और निधि को निखिल की जगह एक शैतान उसके साथ सोया हुआ दिखाई देता है। पर एक बार फिर कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है और इसके अगले ही पल फिर से एक बिजली की रोशनी आती है। निधि बहुत डर कर देखती है, पर इस बार निधि को उसके साथ कोई शैतान नहीं बल्कि निखिल ही सोया हुआ दिखता है।
निधि इस बात से काफी सहम जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। लगता है मुझे वहम हो रहा है, और इस तूफान की वजह से जो मुझे डर लग रहा है, उसी डर से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद निधि निखिल के पास आकर उस पर अपना हाथ रखकर सो जाती है। अगले दिन जब निधि अपनी आंखें खोलती है तो उसके बिल्कुल पास निखिल खड़ा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। निधि उसे रोकना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती निखिल वहां से चला जाता है। निधि उस पूरे दिन बीती हुई रात के बारे में ही सोचे जा रही थी और परेशान हुए जा रही थी। ऐसे ही निधि का वो पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। निधि अपने बेडरूम में सोने चली गई। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक कुछ अजीब आवाजों से वो चौंक कर उठकर बैठ गई। निखिल भी घर से बाहर गया हुआ है। सासू माँ भी अपने कमरे में जल्दी सो जाती हैं। फिर ये आवाज कैसी है? निधि अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ये सब सोचती है। हे भगवान, ये हर रात को यहाँ मेरे साथ सब क्या हो रहा है? इस आवाज के पीछे कोई चूहा या बिल्ली ही हो बस। निधि कमरे के बाहर की ओर निकल गई। उसने देखा सामने वाले कमरे में चपड़ चपड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मांस को चबा रहा हो। निधि डरते डरते उस कमरे की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि कई लड़कियों की लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी, जिसमें पूजा और रिया की लाशें भी थी, और निखिल जानवरों की तरह उनका मांस खा रहा था। इस मंजर को देखकर निधि चीखकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। निखिल और एक अजीब सा दिखने वाला डॉक्टर उसके पास खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था निधि? तुम हमें कमरे के बाहर बेहोश मिली। निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस वक्त वो खामोश ही रही। रात के वक्त डरते हुए उसने निखिल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, और उस तूफानी रात में उसको अपने साथ निखिल की जगह एक शैतान सोया हुआ दिखाई दिया था, ये सब भी बताया। उसकी बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा, और उसने हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, लोग सोते हुए सपना देखते हैं और तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। निधि, ये तुम्हारी वो सब हॉरर मूवीज देखने का ही नतीजा है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। मेरी जगह वो शैतान हमारे बेडरूम में आया कैसे? हाँ, उसकी ये हिम्मत। आने दो, इस बार उस शैतान को हमारे सामने, फिर बताता हूँ उसे। निखिल, तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, भला ऐसा भी सच में कभी होता है? मतलब तुम मेरा विश्वास नहीं करते? नहीं है तुम्हें मुझ पर भरोसा? निखिल कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया, मगर निधि की आंखों में अभी भी वो घटना घूम रही थी। इस घटना को कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और निधि भी उस घटना को भूलने लगी थी। और एक रोज सफाई के दौरान उसकी नजर बंगले के एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर धूल जमी हुई थी। निधि जब से निखिल के साथ उस घर में आई थी, उसकी नजर उस कमरे पर कभी भी नहीं पड़ी थी। निधि सफाई करने के इरादे से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसके नथुनों में बहुत ही भयंकर बदबू टकराई। मगर सामने का नजारा देखकर निधि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस कमरे में चारों ओर अधखाई लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की दशा ऐसी थी जैसे कि उन्हें किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तभी अचानक निधि की निगाह सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो व्यक्ति लगातार निधि को घूरे जा रहा था। निधि उस व्यक्ति को जानती थी। वो उसका ही पति निखिल था, जो कि एक शैतान के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। यह सब देखकर निधि एक बार फिर से चक्कर खाकर गिर पड़ी, और इस बार जब निधि की आंख खुली तो उसने अपने आप को बंगले की छत पर पाया। आधी रात का वक्त था और वहां एक खौफनाक किस्म की शांति चारों ओर फैली हुई थी। उसका पति और उसकी सास वहां उसके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। निधि ने चिल्लाकर अपने पति से कहा, ये सब क्या है निखिल? कौन हो तुम? निधि की बात सुनकर उसका पति निखिल जोर जोर से हंसने लगा, और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, जिस कमरे में तुमने लाशों को देखा था, उस कमरे को मैं तुमसे कब से बचा आ रहा हूँ, पर आज तुमने इस बंगले का वो पुराना कमरा खोज ही लिया। वो लाशें ना जाने कितनी लड़कियों की है, उसमें से कुछ नौकरानियां भी शामिल है, जैसे कि पूजा, रीना और बाकी भी सब, और उन लाशों में कुछ मेरी पुरानी बीवियां भी थीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि तुम मेरी पहली बीवी नहीं हो,
तुमसे पहले ना जाने मैंने कितनी शादियां की, मुझे इंसानों का मांस बहुत पसंद है। ये सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसकी सास भी अपने शैतानी रूप में अजीब से अंदाज में उसे घूरे जा रही थी। निधि को इस तरह देखते हुए उसकी सास ने कहा, ये सच कह रहा है, हम लोग इंसान नहीं शैतान है। तुम्हें पता है कि तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि हमारे लिए तुम बहुत खास हो। निधि शैतान हमारे द्वारा इस दुनिया में आना चाहता था और हमने शैतान को वचन दिया था कि हम उसे इस दुनिया में लाकर रहेंगे। ना जाने कितनी लड़कियों से मेरे बेटे ने शादी की, मगर वो माँ ना बन सकी। बदले में वो हमारा खाना बन गई। मगर तुम बहुत खास हो निधि, तुम्हारे पेट में शैतान का अंश मौजूद है। तुम्हारी कोख से शैतान पैदा होगा। तुम प्रेग्नेंट हो निधि। तुम शैतान के इस अंश को जन्म देकर इस दुनिया में ले आओ और हमारे साथ मिल जाओ, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। मेरी माँ सच कह रही है निधि, तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। पर आज की रात शैतान तुम्हारी कोख से पैदा होगा। इंसान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, मगर शैतान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए केवल 1 रात का समय लगता है। कुछ ही देर में वो वक्त शुरू होने वाला है और उसके बाद शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचा देगा। निखिल की बात सुनकर निधि के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उसकी समझ में आ चुका था कि वो हकीकत में शैतानों के चंगुल में ही फंस चुकी है। आज नहीं तो कल वो लोग उसे मार ही देंगे। निधि ने अपने पति की ओर देखा, जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। तुम मेरे जरिए शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे ना? जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो तुम्हारा शैतान कहां से आएगा? इतना बोलकर निधि ने छत से छलांग लगा दी और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गई। निधि ने जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि निखिल और उसकी माँ को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों के बाद वहां पर भूकंप आया और निखिल और उसकी माँ के चेहरे बिगड़ने लगे। बंगले की छत से दूसरी दुनिया का एक द्वार खुला, जिसमें से एक भयानक राक्षस के 2 बड़े हाथ बाहर निकले और उस राक्षस ने निखिल और उसकी माँ दोनों के शैतानों को उस द्वार के अंदर खींच लिया। वो दोनों बुरी तरह से दर्द से चिल्ला उठे, जिसके बाद वो द्वार भी बंद हो गया और इसके कुछ ही देर बाद उस सुनसान बंगले पर सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।